अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके लिए है कर्व लाइन, CURVE, कर्व लाइन, यानी कि वक्र रेखा। वक्र रेखा, अब ये वक्र रेखा जो है ये दो तरीके से रह सकता है। सबसे पहले तो आप वक्र का मतलब समझिए। क्या ये वक्र का मतलब क्या होता है? ये वक्र का मतलब हुआ बाबू टेढ़ा मेढ़ा। क्या? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा ये वक्र है। जिसको मतलब जिसको भी आप पूछिएगा जो वक्र, जिस नाम से ही पता लगता है वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन गणित कहता है ये वक्र सीधा भी हो सकता है। गणित में वक्र सीधा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग ये चीज़ जानते हैं जो वक्र जो है वो टेढ़ा मेढ़ा। अब बोलिएगा सर जी वक्र का एगो एग्जांपल दीजिए। आप बिना स्केल का कॉपी पर कलम से कोई भी लाइन आप मार दीजिए, वो आपका वक्र में आ जाएगा। कैसे? अगर कुछ भी आप लिखिएगा तो वो टेढ़ा या मेढ़ा हो ही जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा वो हो ही जाएगा, यानी कि वो आप वक्र बना दिए। कहाँ पे? कॉपी पे। अब चलिए अलग अलग आकृति इसका बनाते हैं वक्र का। वक्र को जो है दो प्रकार से हो सकता है। एक वक्र खुला भी हो सकता है, दूसरा वक्र बंद भी हो सकता है। जैसे देखिए अभी जो ये हम बना रहे हैं ये क्या चीज़ है? वक्र है। हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये चीज़ क्या चीज़ है? वक्र है। ठीक है। अब चलिए अब आगे जो है हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। जैसे हम ये चीज़ बनाए हैं, ये चीज़ क्या है? वक्र है। ये चीज़ बनाए हैं, ये क्या है? वक्र है। उसके बाद ये चीज़ क्या है? वक्र है। ये क्या है? वक्र है। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हम बना लेंगे, लेकिन गणित ये भी बोलता है जो वक्र सीधा भी होता है। इसमें देखिए ना, सीधा हम डाले हैं कि नहीं डाले हैं? कुछ कुछ सीधा भी जो है इसमें डाले हुए हैं। ये जितने भी हम अभी यहाँ पे खींचे हैं ये सब जो है वक्र का एग्जाम्पल है। और वक्र में क्या देखे? वक्र में एक देखे खुला और एक देखे हैं बंद। जैसे अगर यहाँ पे हम ये ऐसे लिखें तो ये वक्र को देखिए आप, ये आपको खुला नज़र आएगा, बंद नहीं है। फिर ये इसको देखिए, ये खुला बंद है, खुला नहीं है। ये बंद है, ये क्या है? बंद है, मतलब खुला है। ये क्या है? खुला है। ये क्या है? बंद है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे अभी। अब चलिए एक और आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। चलिए एगो ये है, ये भी क्या चीज़ है? वक्र ही है। ठीक। अब वक्र दो प्रकार से, एगो होता है सरल और एगो होता है जटिल। सरल क्या है? सरल वैसा वक्र है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, वो सरल। और जो प्रतिच्छेद कर दिया वो जटिल। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से आया, ये प्रतिच्छेद किया, यानी एक दूसरे को पार करके निकला। आप बोलिएगा सर जी नहीं निकला। इसको देखिए, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक दूसरे को पार करके निकला। आप बोलिएगा सर जी नहीं निकला। लेकिन इसको देखिए तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ आया, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद। ये जो है एक दूसरे को क्या कर दिया? इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये दोनों जो है जटिल है। लेकिन ये जो है ये कौन सी है? ये सरल है। यानी जो प्रतिच्छेद कर दिया वो जटिल, और जो प्रतिच्छेद नहीं किया वो सरल, और जो बंद है वो बंद वक्र है, और जो खुला है वो खुला वक्र है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब चलिए यहाँ एगो कोनो जो है वक्र लेते हैं। ये वक्र आकृति है। वक्र आकृति में कौन आकृति है? ये बंद आकृति है। आप कहिएगा सर जी इसको तो आप बंद कर दिए, ये बंद आकृति है। अब बंद आकृति में आपको तीन चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीज़? एक चीज़ इसका तो ये जो अंदर वाला भाग है ये वक्र का अभ्यंतर है। भाइयों समझो, अभ्यंतर, इंटीरियर पार्ट इसको बोलते हैं। इंटीरियर पार्ट, INTERIOR, इंटीरियर पार्ट। उसके बाद ये देखिए वक्र ये क्या कहते हैं? वक्र जिससे बन रहा है, यानी इसका परिसीमा, परिसीमा, इसको बाउंड्रीज बोलते हैं। BOUNDRIES, बाउंड्रीज। उसके बाद
इसको देखिए, ये वक्र में है नहीं है, यानी ये जो है इसका बहिर्भाग हो गया, बहिर्भाग यानी बाहर वाला भाग, एक्सटेरियर। अब देखिए यहाँ पे अभी बंद आकृति में हम क्या देखें, इसका 3 भाग, एक अंदर वाला जो भाग है ये वक्र का अभ्यंतर कहलाता है, उसके बाद ये वक्र है जिससे बना हुआ है अभी वो परिसीमा कहलाता है, इसी को बाउंड्रीज बोलते हैं। उसके बाद वक्र के बाहर बहिर्भाग। अब यहाँ पे ये वक्र का अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग और इसका ये परिसीमा यानी बाउंड्रीज मिलकर जो है, ये दोनों जो है मिलकर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र, रीजन, RISIGN, रीजन। इसका जो है ये क्या कहलाता है? क्षेत्र। यानी ये जो अभी घेरा हुआ जो जितना भी है ये सबको ले लेंगे तो ये टोटल कितना क्या चीज़ आ गया? ये चीज़ हमारा क्षेत्र आ गया, यानी कि ये एरिया आ गया हमारा। ठीक, अब चलिए, ये था आपको कर्व के लिए यानी वक्र रेखा, वक्र के लिए था। वक्र में हम क्या देखें? वक्र खुला भी हो सकता है, वक्र बंद भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद वक्र में हम क्या देखें? जो वक्र एक दूसरे को काट देगा वो जटिल हो गया और जो नहीं काटेगा वो सरल हो गया। उसके बाद जो बंद वक्र है उसमें 3 भाग देखे, एगो वक्र का अभ्यंतर देखे, अभ्यंतर के मतलब उसका अंदर वाला भाग, एगो उसका परिसीमा और उसका एक बाहर वाला भाग जो जिसको क्या कहते हैं? बहिर्भाग बोलते हैं। अब चलिए, दूसरा आपका है बहुभुज। क्या बोलते हैं इसको? बहुभुज। क्या चीज़ है? बहुभुज यानी कि पॉलीगन्स। अब बहुभुज किसको बोलते हैं? बहुभुज जो है ये एक बंद आकृति होती है और बहुभुज केवल रेखाखंड से ही बनाया जा सकता है। क्या हम बोले? बहुभुज जो है एक बंद आकृति है। जैसे अभी ये बंद देखिए ना, वैसे बंद आकृति है। जैसे यहाँ पर हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये बहुभुज है। आप कैसे समझे बहुभुज है? ये बहुभुज तो एक बंद होना चाहिए। तो चलिए सर जी, ये बंद हो गया। ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड से बना हुआ रहना चाहिए। रेखाखंड अभी आपको बता के आ रहे हैं जो रेखाखंड क्या है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड से बना हुआ होना चाहिए। जैसे ये भी बहुभुज है, ये भी कौन सी है? बहुभुज है। उसके बाद अगर इसका हम लोग बात करें तो ये भी जो है बहुभुज है। अगर यहाँ पे इस चीज़ का बात करें तो ये बहुभुज नहीं है। अब बताइएगा सर जी क्यों नहीं है बहुभुज? ये इसलिए बहुभुज नहीं है, ये देखिए, ये तो रेखाखंड है, समझ में आ रही है, बंद भी है, समझ में आ रही है, लेकिन क्या ये रेखाखंड है? क्या आपको बताए थे रेखाखंड वक्र होता है? आपको बताए थे रेखाखंड सीधा होता है, इसीलिए ये सीधा रेखाखंड से तो बना हुआ है नहीं। जब रेखाखंड से नहीं बना हुआ है इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। जैसे ये कुछ वृत्त जो है, वृत्त को देखिए, क्या इस वृत्त को आप बहुभुज बोलिएगा? तो आप इस वृत्त को बहुभुज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुभुज उसी को बोला जाता है जो रेखाखंड से मतलब बना हुआ रहता है और वो बंद आकृति होती है। ये बंद तो है लेकिन रेखाखंड से बना हुआ नहीं है, इसी कारण इसको जो है बहुभुज हम लोग नहीं कहेंगे। अब समझिए भुजा के बारे में। भुजा क्या होता है, उसके बाद शीर्ष क्या होता है। तो भुजा, बहुभुज जिस रेखाखंड से बनता है ना, उस रेखाखंड को ही भुजा बोलते हैं। जैसे अगर इस सब का हम नाम दे दें, इस सब का अगर नाम दे दें हम, तो इस बहुभुज को बनाने के लिए भुजा क्या क्या है? ये भी है, ये भी कौन सी है? रेखाखंड है ना जी, रेखाखंड है तो भुजा है। उसके बाद BC है, उसके बाद CD है, उसके बाद DE है, उसके बाद EA है। ये इसका क्या है? भुजा। भुजा के बारे में क्या जाने? जो बहुभुज को जो रेखाखंड बनाता है वो रेखाखंड ही उसका भुजा कहलाता है। अब देखिए शीर्ष क्या होता है। शीर्ष के बारे में आप, जब 2 रेखाखंड जिस पॉइंट पर मिलता है, जब बहुभुज में 2 रेखाखंड जो किसी पॉइंट पर मिलता है तो उस पॉइंट को उस बहुभुज का शीर्ष बोलते हैं। जैसे बहुभुज का शीर्ष अभी क्या हो सकता है? अभी A है। कैसे? ये A देखिए, रेखाखंड AB और रेखाखंड AE ये दोनों आके यहाँ पे मिला है, तो ये जो है बहुभुज का शीर्ष है। बहुभुज का शीर्ष A है। उसके बाद यहाँ पे रेखाखंड AB और रेखाखंड BC ये दोनों आके यहाँ पे मिला है, तो ये कौन सी है? ये B जो है इसका शीर्ष है। इसी प्रकार से शीर्ष इसका C होगा, D भी है, E भी है और A भी है। यहाँ पे इस बात को आप समझे।
बहुभुज, मतलब बहुभुज का भुजा क्या होता है, बहुभुज का शीर्ष क्या होता है। उसके बाद चलिए इसका भुजा समझ गए, इसका शीर्ष समझ गए, इसका जो है आसन भुजा समझते हैं। आसन भुजा, क्या, आसन भुजा। अब आसन भुजा क्या बोलते हैं? आसन भुजा उस भुजा को कहते हैं जिस किसी भी दो भुजा के उभयनिष्ठ, क्या कहते हैं ये, अंत बिंदु हो। यानी दो भुजा के उभयनिष्ठ अंत बिंदु को जो है आसन भुजा बोला जाता है। इस बात को समझिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे ए बी और ए ई, ये दोनों जो है आसन भुजा आएगा। कैसे, हम क्या बोले हैं, ए बी और ए ई, ये दोनों कौन सी है, ये दोनों है आसन भुजा। आप बोलिएगा सर जी कैसे है आसन भुजा? तो ए बी का देखिए एगो अंत बिंदु यहाँ पे और ए ई का एगो अंत बिंदु यहाँ पे, यानी ये दोनों भुजा का अंत बिंदु एगो कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ अंत बिंदु इसका आ रहा है। इसीलिए इसको ये बात बोलेंगे जो ए बी और ए ई जो है ये दोनों आसन भुजा है। उसी प्रकार से दूसरा ए बी, देखिए ए बी इसका अंत बिंदु यहाँ और बी सी इसका अंत बिंदु यहाँ, यानी ये इस भुजा का और इस भुजा का दोनों का अंत बिंदु यहाँ पे कॉमन है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ए बी और बी सी जो है ये दोनों आसन भुजा है। इसी प्रकार से बी सी और सी डी, बी सी और सी डी। इसी प्रकार अब जो बचा हुआ है इसको अगर आप अभी समझे तो इसको फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे हमें भी पता लगे जो भी बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक, ये भुजा के बारे में सीख गए आप, शीर्ष के बारे में सीख गए, शीर्ष क्या होता है, आसन भुजा के बारे में आप सीख गए। अब देखिए वो आसन, आसन शीर्ष भी होता है। क्या, आसन शीर्ष भी जो है एक होता है। अब आसन शीर्ष को कैसे जानेंगे, है आसन शीर्ष। अब आसन शीर्ष किसको बोलेंगे? तो बहुभुज के जितने भी भुजा है उसका जो सभी अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाएगा। हम क्या बोल रहे हैं अभी, जैसे इसी को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दूसरा आकृति हम बनाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये भुजा, इस बहुभुज के लिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। हम क्या बोले, सभी का जो है अंत बिंदु, यानी अगर क्या कहते हैं इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। भुजा ए के पास आइए, भुजा ए और ई का अंत बिंदु कौन सी है, ए है और इसका ई है, यानी ये जो है ये आसन शीर्ष कहलाएगा। ये और ये आसन शीर्ष। उसके बाद इस भुजा के लिए ये और ये आसन शीर्ष कहलाएगा। उसके बाद इस भुजा के लिए यहाँ पर अलग अलग करके हम लिख देते हैं। क्या, भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष ए और बी। उसके बाद भुजा बी सी के लिए आसन शीर्ष भुजा बी और सी। भुजा सी डी के लिए आसन शीर्ष भुजा सी और डी के लिए सी और डी। उसके बाद भुजा ई और इधर से ले लीजिए सीधा सीधी डी और ई, अगर उल्टा भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। डी और ई के लिए आसन शीर्ष डी होगा और ई होगा। उसी प्रकार भुजा ई और ई ए के लिए आसन शीर्ष, इस भुजा के लिए आसन शीर्ष क्या होगा, आप जो है कमेंट करके हमें बताइए। अभी आपको 1 2 3 4 भुजा के बारे में बताए हैं। पांचवा भुजा जो है भुजा ई और ई के बारे में बताइए जो इसका जो है आसन शीर्ष कौन होने वाला है। ठीक, अब चलिए वो आता है विकर्ण, डाइगोनल। अब विकर्ण को समझिए। विकर्ण को समझने के लिए आपको आसन शीर्ष समझना था। ठीक, जो आसन शीर्ष नहीं है उसको मिला दीजिए, जो आसन शीर्ष नहीं है उसको आप मिला दीजिए, तो जो रेखा बनेगा या जो रेखा खंड बनेगा वही आपका विकर्ण कहलाता है। कैसे, इस बात को समझिए। देखिए इसी आकृति में आपको समझाएंगे, इसी आकृति में। अब बताइए, ये वो शीर्ष है, नाम दे दीजिए, ये ए बी सी डी और ई। रेखाखंड ए बी के लिए देखिए, या भुजा ए बी के लिए आप देखिए, इसका आसन शीर्ष ये है और इसका आसन शीर्ष ये है। किसके लिए, हम यहाँ पे शीर्ष ए के लिए बात करते हैं। शीर्ष ए के लिए, शीर्ष ए का आसन शीर्ष बी, तो आसन शीर्ष को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो बचा उसको आप मिला दीजिए। देखिए इसको मिला दीजिए
इधर इसको मिला दीजिए। आप बोलिएगा सर जी इसको भी मिलाइए, इसको कैसे मिला पाइएगा? इसके लिए ये तो वो आपको ई और ई, इसके लिए तो ये दोनों कौन सी हो जाएगा? आसन शीर्ष हो जाएगा। और हम आपको बोले हैं आसन शीर्ष को नहीं मिलाना है, और इसको मिला भी आप कैसे पाइएगा? टेढ़ा करके थोड़ी भी मिलाइएगा। जब भी ये जाएगा तो सीधे जाएगा, भले हम खींचे हैं तो टेढ़ा हो गया है, लेकिन जब भी जाता है वो सीधा जाता है। और इसको सीधा कीजिएगा तो फिर यही रेखा पर चढ़ जाएगा, वो इस रेखा पर चढ़ेगा ना। तो ये दोनों वैसे भी समझिए ना बात को। ई और ई रेखा के लिए देखिए, तो रेखाखंड के लिए ई और ई दोनों आसन शीर्ष है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा सर जी ई और ई जो है दोनों आसन शीर्ष है, यानी इसके लिए इसको मिला दिए। अब बी के लिए देखिए, बी के लिए आसन शीर्ष कौन कौन है? ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी ई दोनों को छोड़ के बाद में के जो बचा उसको मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए, अब इसके लिए आइए, इसके लिए आसन शीर्ष कौन कौन है? डी है और बी है, तो इसको छोड़ दीजिए, बाद में के जो बचा मिला दीजिए। इसको मिलाइए, और ये तो पहले से मिला हुआ ही है। अब इसमें आइएगा तो ये तो मिला हुआ ही है, इसमें आइएगा तो ये मिला हुआ ही है। ये था आपका विकर्ण, और ये था आपका आसन शीर्ष, ये था आसन भुजा, ये था शीर्ष और ये था भुजा। चलिए एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाते हैं आपको। भुजा क्या होता है? तो भुजा बहुभुज जिस रेखाखंड से बना हुआ रहता है उस रेखाखंड को ही भुजा बोलते हैं। ठीक, जैसे भुजा इसमें ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है, ई ए है। ठीक, शीर्ष क्या होता है? शीर्ष के बारे में आपको हम क्या बोले? जो बहुभुज का जो भुजा है उसका जो अंतिम बिंदु है, बहुभुज का भुजा का अंतिम बिंदु वही उसका शीर्ष कहलाता है। जैसे ए बी के लिए यहाँ पे ए जो है अंतिम बिंदु है, ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया, डी शीर्ष हो गया। आसन भुजा क्या बोले? आसन भुजा, यदि कोई भुजा का एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो तो वो आसन भुजा है। जैसे भुजा ए ई और भुजा डी ई, इसके लिए उभयनिष्ठ अंत बिंदु क्या हो सकता है? ई, तो ये दोनों आसन भुजा हो जाएगा। ठीक, अब आसन शीर्ष के लिए आपको क्या बोले? आसन शीर्ष के लिए बोले किसी भी भुजा का जो उसका दोनों अंत बिंदु होता है वही उसका आसन शीर्ष भी होता है। जैसे भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष क्या हो सकता है? तो इसके लिए भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष ए और बी, बी सी के लिए बी और सी, सी डी के लिए सी और डी, इसी प्रकार से। ठीक, उसके बाद विकर्ण के लिए आपको बोले जो आसन शीर्ष को छोड़ के बाद बाकी जो बचा उसको मिला दीजिए, तो जो रेखाखंड बनेगा वही आपका क्या होगा? विकर्ण होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। लोग प्रश्नावली 4.2 को देखते हैं। क्या है प्रश्नावली 4.2? नीचे दी गई वक्रों में खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको ये बताना है जो कौन सा खुला है और कौन सा बंद है। पहला आपका ये है, बी नंबर में आपको ऐसे करके दिया हुआ है, ये बी है। उसके बाद सी में ये सी है। उसके बाद डी में क्या है? डी में ये है, और ई में आपका ये। आपको इसमें ये बोल रहा है जो कौन सा खुला है और कौन सा बंद है ये बताने के लिए। क्या आप नहीं बता पाइएगा? देखिए, ये बंद आपका हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और बाद में कि ये दोनों खुला हो गया। ठीक, चलिए आगे क्या है? निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए। स्पष्ट करने के लिए चलिए देखिए, एगो बोल रहा है आपको खुला आकृति बनाने के लिए, और एगो आपको बोल रहा है जो बंद आकृति बनाने के लिए। बंद आकृति बनाने के लिए सुनिए, खुला आकृति मतलब जो खुला हो, बंद आकृति मतलब जो बंद हो। खुला आकृति तो हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे घुमा के ले जाएंगे, घुमा के ले जाएंगे, घुमा के ले जाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये कौन चीज़ है? खुला। अगर इसको यहाँ से भी हटा देंगे तो फिर भी ये खुला है, इसको यहाँ से हटा देंगे फिर भी ये खुला है, यानी वो सटना नहीं चाहिए, उस दोनों का जो है छोड़ है। ठीक, ये तो हो गया खुला। अब बंद के लिए क्या कीजिएगा? कोहिनूर का बना दीजिए, कोहिनूर बना दीजिए, लेकिन बाद में जाके उसको हटा दीजिएगा। ये बंद हो गया, बंद आकृति। आपको यही बोल रहा था। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में देखिए, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। छायांकित के मतलब उसमें रंगना, और अभ्यंतर के बारे में बोल रहा है, मतलब अभ्यंतर में आपको बताए हैं जो उसका अंदर वाला जो पार्ट होता है वही अभ्यंतर है। जैसे हम इसी में कर लेते हैं, बोला जो कोई भी आकृति बना लीजिए, बंद आकृति, और उसका अभ्यंतर को जो है आप छायांकित कीजिए। मान के चलिए हम यही बना लिए और इसका अभ्यंतर को जो हम छायांकित कर लेंगे ऐसे,
यही बोल रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हम इसको छायांकित कर रहे हैं, इसको यानी पेंट कर रहे हैं, रंगाने के लिए आपको बोल रहा है। 3 नंबर का भी हो गया। 4 नंबर में संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको आकृति दिया हुआ है, यानी कि आपको स्टार बना हुआ है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, क्या यह एक वक्र है, क्या यह बंद है। सुनिए, बोला है क्या ये वक्र है, तो वक्र तो है, आपको बताए थे, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और गणित कहता है सीधा भी हो सकता है, तो ये सीधा भी है, वक्र तो है। पहला का तो जवाब आप दे दिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या यह बंद है, तो यहाँ पर तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है, बंद आकृति है, तो ये बंद भी है, यानी दोनों का जो है जवाब हाँ होगा। अब चलिए 5 नंबर का, 5 में क्या है, ये 4 नंबर का था, अब चलिए 5। रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए, यानी नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बोल रहा है बताने के लिए कोई भी आकृति एक बना के। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, वो बहुभुज नहीं होना चाहिए लेकिन बंद वक्र होना चाहिए। और अभी आपको बताए थे बहुभुज कब बनता है, बहुभुज तभी बनेगा जब वो रेखाखंड से बना हो, और आप जानते हो रेखाखंड सीधा होता है, और बहुभुज तब होता है जब वो आकृति बंद होती है, ठीक। ये बोलता बंद तो हो लेकिन वो बहुभुज नहीं हो, तो बहुभुज नहीं होने के लिए उसको टेढ़ा मेढ़ा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ले लीजिए ना, जिसे अगर आप वृत्तीय बना लेते हो तो ये भी जो है बहुभुज नहीं है, ठीक। काहे कि ये रेखाखंड से नहीं बना हुआ है, बंद तो है, देखिए बंद है लेकिन बहुभुज नहीं है। चलिए, रेखाखंड होना चाहिए। 1 नंबर का जवाब आपको मिल गया, बना के दे दिए, समझा भी दिए इसको। केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली आकृति, ये बोल रहा है केवल रेखाखंड से बना हुआ रहना चाहिए लेकिन आकृति खुली हुई रहना चाहिए। अरे भैया रेखाखंड जखनी बोल दिया, इसका मतलब सीधा रेखा बोल रहा बनाने के लिए, और लेकिन खुला, तो चलिए खुला छोड़ देंगे, हमको सीधा बनाना है। कोनो आकृति बनाइए कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खुला होना चाहिए। चलिए यहाँ से जो है हम इसको खुला कर दिए, ये भी आकृति हम बना सकते हैं सब रेखाखंड से। देखिए रेखाखंड मतलब सीधा सीधा, यही तो आपको बोल रहा था करने के लिए। अब सी नंबर में आपका है जो 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, 2 भुजा वाला बहुभुज आप नहीं बना सकते हो। जब 2 भुजा का आप इस्तेमाल करके बहुभुज बनाने के लिए जाइएगा तो वो खुला रह जाएगा, और खुला रह गया तो बहुभुज नहीं है। यानी अगर सब बहुभुज में सबसे कम भुजा चाहिए तो आपको 3 वो चाहिए। इसको बंद करने के लिए सबसे छोटका बहुभुज त्रिभुज को आप बोल सकते हो। क्या है, त्रिभुज जब तक आप 3 को भुजा नहीं दीजिएगा तो वो बंद नहीं हो सकता है। 2 को भुजा से आप बंद नहीं कर सकते हो, बंद करने के लिए आपको 3 को भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। आपका ये प्रश्नावली खत्म। अब आगे का जो है कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, फिर अगला भी जो है प्रश्नावली को हम लोग ख़त्म करेंगे। आगे आपको कोण के बारे में चर्चा है, चलिए कोण के बारे में हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग जो है कोण को देखने वाले हैं। कोण यानी एंगल, कोण को समझिए। जहाँ जहाँ कोना का निर्माण होगा वहाँ वहाँ कोण बनेगा। कोना मतलब कॉर्नर, कोना का मतलब, इसका मतलब हुआ कॉर्नर, CORNER कॉर्नर। अब क्या मतलब, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर का निर्माण हो रहा है। जब ये कॉर्नर का निर्माण हो रहा है मतलब यहाँ पे आपको कोण बनेगा। तो हम क्या बोले, जहाँ जहाँ जो है कोना का निर्माण होगा वहाँ वहाँ कोण बनेगा। अब चलिए कोण कैसे बनता है उस चीज़ को समझिए। यदि किसी 2 किरण का प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए, मान के चलिए एगो किरण को हम इधर भेज रहे हैं और एगो किरण को हम इधर भेज रहे हैं, और ये दोनों किरण को हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो इस किरण का और इस किरण का प्रारंभिक बिंदु जो है ये उभयनिष्ठ हो गया, मतलब सेम हो गया। तो तब जो है यहाँ पर कोण का निर्माण होता है। क्या होता है, कोण का यहाँ पे निर्माण होता है। इसका चलिए नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए दे दीजिए और यहाँ पे बी दे दीजिए, यानी किरण AB और यहाँ पे किरण OA और किरण OB, ये 2 को किरण से जो है यहाँ पे कोण का निर्माण हुआ। और कोण को दिखाने के लिए इसके बीच में ये कर्व लाइन जो है यहाँ पे हम लोग दे दिया करते हैं। और जिस किरण से जो है कोण का निर्माण होता है उस किरण को इस कोण का भुजा बोलते हैं। जैसे OA जो है इस कोण का भुजा है, उसके बाद OB जो है इस कोण का भुजा है, ठीक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। और
किधर गया, कोण बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती है। ठीक, उसके बाद उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। और ये जो है उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, यानी इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये और इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये दोनों जो शीर्ष है मतलब उभयनिष्ठ बिंदु है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। अभी जो है आप लोग इस सब चीज़ को पढ़ के आ रही हो, मतलब उधर से आ रहे हैं। ठीक, अब चलिए आगे इसमें कुछ और है, इसमें ऐसा कुछ भी और बताने के लिए नहीं है। तो चलिए एक बात और समझिए, जैसे बंद वक्र का जो है आप 3 को पार्ट देखे थे, भाग देखे थे, इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये इसका जो अंदर वाला भाग है ये आपका अभ्यंतर कहलाता है। क्या, अभ्यंतर। अगर ये अंदर में है तो अभ्यंतर, उसके बाद अगर बाहर में कहीं हो गया तो ये बहिर्भाग, बाहर में हो गया तो ये बहिर्भाग हो गया। अगर इसके ऊपर में अगर कोई हो तो ऊपर में हो तो ये जो है कोण, कौन सा कोण, ए ओ बी इस पर जो है स्थित है। और कोण का निर्धारण देखिए, कोण को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं और कोण का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं उस चीज़ को देखिए। जैसे कोण हमको ये वाला कोण दिखाना हो तो जो दिखाना हो उसको बीच में रखिए। हमको ओ को दिखाना है तो यानी हम इसको कोण ए ओ और बी जो है इस प्रकार से जो है हम इसको लिखेंगे। ठीक, कोण के बारे में आपको यही बताना था। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताना था, सिर्फ कोण के बारे में बताना था, जो कोण कैसे बनता है और कोण का जो कौन सा भुजा है, कौन सा उसका शीर्ष है, ये सब के बारे में आपको जानकारी देना था। और सवाल भी जो है आपका उसी रिलेटेड है। जैसे प्रश्नावली कौन सा, प्रश्नावली 4 पॉइंट क्या कहते हैं ये ना 4.3 का प्रश्नावली 4.3 में देखिए नीचे क्वेश्चन आपका पहला है, जो नीचे दी गई आकृति में कोण के नाम लिखिए। कोण के नाम, आकृति पहले बना लेते हैं हम, इसमें कोण का नाम लिखिए। नाम दिया हुआ है क्या, चलिए डी सी बी, चलिए आगे क्या था इसमें सी ए बी सी डी। इसमें आपको कोण बताना है, जो कोण कौन सा है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पे कोना बनेगा वही कोण होगा। ये कोण है ना, अब इस कोण का नाम हम कैसे रखेंगे, देखिए कोण, इसके बारे में हमको बताना है ना, तो डी ए बी बोल सकते हैं इसको, डी ए बी। या इसी का दूसरा नाम कैसे इधर से शुरू कर सकते हैं, बी ए डी, कोण बी ए डी, ये कोण के बारे में हो गया। उसके बाद इसको क्या नाम देंगे, कोण ए बी सी। उसके बाद इसको क्या नाम देंगे, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। उसके बाद इसको क्या नाम देंगे, कोण, इसको तो दे दिए, अब इसको क्या नाम देंगे, कोण सी डी ए, सी डी ए, कोण का नाम हो गया। अब आगे चलिए 2 नंबर में संलग्न आकृति में से वे बिंदु लिखिए जो, चलिए आकृति पहले बना लीजिए, उसके बाद जो बिंदु बोलेगा लिखने के लिए वो चीज़ हम लोग जो है लिखेंगे। बी ई, यहाँ पे बीच में है ए, यहाँ बाहर में है सी और इस पे है डी। ठीक, चलिए पहला आपका बोल रहा लिखने के लिए कौन चीज, कोण डी ओ ई के समांतर में स्थित है, ओ सॉरी अभ्यंतर लिखा हुआ है, कोण डी ओ ई, देखिए डी ओ ई के पास चलिए, डी ये वाला ओ है, डी ओ ई ये है, इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर के मतलब अंदर में। तो देखिए ये इसको यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, कौन तो यहाँ बन रहा है और इसके अभ्यंतर कौन हुआ, ये ना हुआ जी। तो इसके अभ्यंतर में कौन है, तो ए है, क्या है ए। कैसे लिखेंगे इसको, ये 2 का ए नंबर का है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बी नंबर में पढ़िए, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में, ई ओ एफ देखिए, कोण ई ओ और यहाँ पे होगा, यहाँ पे छूट गया, ये वाला एफ है, ई ओ एफ, इसके बहिर्भाग में देखिए ये वाला अंदर वाला भाग है और ये वाला इसका बाहर वाला भाग है, यानी बी नंबर का जो आपको आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब आगे चलिए सी नंबर में क्वेश्चन है आपका, कोण ई ओ एफ पर स्थित है, ई ओ एफ, ई ओ एफ, इस पर कौन स्थित है, देखिए ई ओ एफ पर स्थित, आपको बी दिख रहा है यहाँ पे, यानी सी नंबर का जो है आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 2 नंबर का कंप्लीट।
अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, दो कोण की रफ आकृति खींचिए जिसमें, यानी बोल रहा है दो कोण बनाने के लिए कोनो भी आप मतलब कैसे भी आकृति बना सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको दिया हुआ है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी दो कोण बनाइए जिसमें से एक बिंदु जो है क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखिए दो कोण बना कि नहीं बना, आप बोलिएगा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉर्नर बना, देखिए ये भी एगो कोण है और ये भी एगो कोण है, लेकिन इस दोनों में देखिए ये एगो बिंदु जो है आपको उभयनिष्ठ नज़र आ रहा होगा। कैसे, अगर नाम हम अगर देना चाहे इसमें, देखिए ये ए बी ये सी, तो ये इस कोण को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए ओ बी, और इस कोण को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बी ओ सी। तो दोनों में ये ओ जो है बिंदु उभयनिष्ठ आया कि नहीं आया, यही चीज़ आपको बोल रहा था। बी नंबर में उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, अब जो है इसमें तो एक बिंदु उभयनिष्ठ आया, अब ऐसा आपको बताना है जिसमें दो गो बिंदु जो है उभयनिष्ठ आना चाहिए। क्या, दो गो बिंदु जो है आपको उभयनिष्ठ आना चाहिए। क्या बोला, दो कोण की एक रफ आकृति खींचिए जिसमें उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, आपको उभयनिष्ठ होना चाहिए। चलिए देखिए हम यहाँ पे दो गो कोण बनाए हैं, कौन सा, एगो कोण ये है एगो कोण ये है, सबका नाम लिख दीजिए, इसको ओ लिख लीजिए, ये ए ये बी और ये सी। अब देखिए इसको, जैसे कोण यहाँ पे एगो कोण लीजिए ए ओ बी, ये कोण हुआ, और दूसरा कोण ले लीजिए दूसरा कोण कौन लीजिएगा ए ओ सी। अब इसमें देखिए दो गो बिंदु आपका उभयनिष्ठ हुआ या नहीं हुआ, कौन सा, यहाँ पर ए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर ओ और यहाँ पर भी ओ, यानी दो गो बिंदु जो है इसमें उभयनिष्ठ हो गया। चलिए आगे बढ़िए, उसमें क्या कहता है, उसमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब 3 बिंदु उभयनिष्ठ होने के लिए आपको बोल रहा है, जो 3 बिंदु उभयनिष्ठ कैसे होगा, तीनों बिंदु उभयनिष्ठ होने के लिए आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, उल्टा करके ले लीजिए, सी नंबर का इसका देखिए, इसी में दीजिए, इसमें इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जैसे ए बी सी, दो को कोण बनाना है। अब देखिए एगो कोण यहाँ से इधर आएगा और दूसरा कोण एगो ये भी तो बन सकता है, जैसे यहाँ पे ये है ना जी, एगो कोण तो आपका ये बना और दूसरा कोण आपका ये भी तो उलट के बन सकता है ना। तो देखिए आप यहाँ पे पहले ये कोण का बात करते हैं, ये कोण क्या है ए बी सी, ठीक, और ये भी कोण तो हम बोल सकते हैं ए बी सी, यानी इसमें तीनों बिंदु जो है आपको उभयनिष्ठ आ गया। ठीक, चलिए ए बी सी या तो ए बी सी, ठीक, चलिए उसमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो। ये जो है आपके लिए अब ये क्वेश्चन है जो उसमें 4 गो बिंदु जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए, ये आपको जो है बताना है, जो किस प्रकार से वो कोण दो गो कोण जो है हम बना सकते हैं। ठीक, जब ये सब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा दिमाग का जो है आप लोग भी अप्लाई कीजिए। अब जो है आपका ई नंबर का है, 3 का ई नंबर। अब 3 का ई में क्या है, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक किरण उभयनिष्ठ, दो गो कोण हो एक किरण उभयनिष्ठ। ये भी तो है भैया, अभी जो बनाए थे ये वाला कोण को देख लीजिए, ये वाला कोण को, ये वाला कोण ए ओ सी, देखिए ए ओ सी, इसमें किरण कौन सा यूज हो रहा है, ए ओ हो रहा है ना, ए ओ ना, ओ ए हो रहा है, उसके बाद कौन ए ओ हो रहा है और ओ सी हो रहा है, उसके बाद ये वाला कोण देखिए, कौन ओ बी सी वाला, ओ बी और सी वाला देखिए, इसमें भी तो ये ओ सी किरण, जैसे यहाँ पे एगो ये सौसे ये वाला और दूसरा एगो ये वाला, ये दोनों में तो ये किरण इस्तेमाल हो रहा है, ये नीचे वाला, तो आपको तो वही कोण बना के दे दीजिए, हो गया। अब जो है आपका त्रिभुज के लिए कंसेप्ट है। ठीक,